गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी मॉर्निंग में 100% सिलेक्शन वाली क्लास में। और आप सभी जानते हो ये क्लास आप सभी के लिए कंटिन्यू चल रही है। इसका डे नंबर आज 4 होने वाला है, यानी कि इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं और तीनों की तीनों क्लासेस को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है दोस्तों। जिसका हम वेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी का, तो उसका नोटिफिकेशन है वो नाइट में आउट हो चुका है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देख लेना इस क्लास के बाद, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि हमसे नए जुड़ रहे हैं, तो उनको एक बात बोलना चाहूंगा, इस क्लास को फ्लावर मत समझना, ये क्या है, फायर है, फायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुष्पा झुकता नहीं है और ये क्लास रुकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं वो हम इसमें कर रहे होते हैं हमेशा की तरह। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हैं, तो आप भरने वाले हो, तो आप में से 90 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने किसी ना किसी पेपर पहले दिया होगा और उसमें फेल हो गए। ठीक है, तो वो जरूरी अटेंशन देना कि मैंने फेल क्यों हुआ, अपने रीजन को पहचानना बहुत जरूरी है। उस रीजन को पहचान के आज उस कमी को दूर करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और अगर नहीं मानोगे कि मैं फेल हुआ था वैसे ही मान लोगे तो फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन मिल गया। अब शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर से। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि करंट अफेयर का रोल आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। ठीक है, कि किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। देखिए ये रॉकेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी जानते हो कि साइंस वाले, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर हैं वो आपके पेपर में अब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है, आगे आपको पता चलेगा। तो वो भी जरूरी है, आपको पता होना भी बहुत जरूरी है। तो क्या है, ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, और ये किसके द्वारा किया गया, हमारे इसरो के द्वारा। इसरो है वो हमारा भारत का ही है, और इस जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आप सभी का, हम का, हमारे देश का हमेशा जो नाम है वो गौरवान्वित करता रहता है, वो है हमारा इसरो। जो गौरव से हमें भर देता है तो वो है हमारा इसरो। इसकी स्थापना कब की गई ये भी पूछ लिया जाता है, तो सन 1969 में 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपके कर्नाटक के बेंगलोर में। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक के बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है, जिसको आप हेडक्वार्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, और चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है S सोमनाथ जी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है तो रिस्पेक्ट देना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो S सोमनाथ जी हैं, वो इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, नासा है वो आप सभी जानते हो कि US की है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बात समझ गए ना, याद कर लेना क्या है, ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अब इसका ये जो है ना वो क्या है, रॉकेट बूस्टर है। आपसे एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं करंट अफेयर के, इसलिए आपको सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ लेगा कि जो ह्यूमन रेटेड HS-200 है वो क्या है, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। ठीक है, क्या है, रॉकेट बूस्टर, रॉकेट को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। आगे देखिए क्या है, कि किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। बालिका सशक्तिकरण मिशन, यानी जो बालिकाएं हैं यानी छोटी लड़कियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए यानी मजबूत बनाने के लिए जो मिशन की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा की गई है, ये NTPC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, NTPC रेलवे NTPC वाला नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन।
ठीक है, एनटीपीसी का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है कि बालिकाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, यानी उनको मजबूत करने के लिए। बालिका का मतलब होता है लड़की, ठीक है, जो छोटी बच्चियों के लिए यूज किया जाता है। अब पूछा जाए कि एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय हमेशा पूछ लिया जाता है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यहां से यह भी बन सकता है कि जो एनटीपीसी है इसके चेयरमैन कौन है, या आपसे एमडी भी पूछा जा सकता है, तो गुरदीप सिंह जी क्या हो जाएंगे, इसके चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और आप सभी जानते हो कि जो नए मिशन की शुरुआत की जाती है, नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है, वो आप सभी के लिए, पेपर के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे है कि संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी जो मेजबानी की जा रही है वो की जा रही है हमारे देश के द्वारा। कहां पर, भारत देश के द्वारा वो इसकी मेजबानी की जा रही है। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक, एक बैठक हो रही है किस लिए, कि जो सारे लोग सहयोग करेंगे आतंकियों को दूर करने के लिए, जो आतंकवाद होता है उसको दूर करने के लिए। तो एक बैठक होगी 2022 में, इसकी मेजबानी कर रहा है भारत। मेजबानी का मतलब होता है कि कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो हमारे भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये आया है तो इसकी कुछ बात कर लेते हैं कि एससीओ का मतलब क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब नहीं समझे तो ये है ना संघाई सहयोग संगठन, इसी का ये इंग्लिश में है। और क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको दे सकता है, इसलिए मैंने बता रहा हूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीओ भी लिख देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन याद कर लेना, आपके इंग्लिश में भी काम आएगा। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग करना, यानी कि किसी की सहायता करना। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी आता है आपके लिए, तो इसका मतलब होता है संगठन। ठीक है, जिसमें बहुत सारे चीजें इकट्ठा होती हैं उसको संगठन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को मिलकर, बहुत सारे देशों को मिलाकर जो चीज बनाई जाती है उसको संगठन बोला जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, मुख्यालय, ये हो जाएगा चीन, बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग चीन में हो जाएगा। इसके महासचिव कौन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन महासचिव का बनता है ज्यादा, तो महासचिव हो जाएगा झांगमिंग। आपको पता है कि इनके नाम ही ऐसे होते हैं, तो याद कर लेना झांगमिंग। सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। ठीक है, बाकी जो सारे स्थान है ना, छोटे छोटे देश है, वो है मेन है आपका यहाँ पर ईरान, रूस, चीन, और भारत तो मेन है ही। ठीक है, और जो मेजबानी की जा रही है, यानी इसका आयोजन किया जा रहा है, वो भी कहां पर किया जा रहा है, हमारे भारत में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखिए क्या है कि प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने टॉपिक्स बताए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि पुरस्कार और सम्मान से एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पुरस्कार और सम्मान और एक बुक्स वाला, ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से एक एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये पुरस्कार है, क्या है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 है, वो किसने जीता है, तो ये हो जाएगा फ्रैंक विल्जैक के द्वारा ये जीता गया है। किसने जीता है, फ्रैंक विल्जैक ने इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, और ये कौन है ये भी पूछा जाए कि फ्रैंक विल्जैक कौन है, तो ये हो जाएंगे कि अमेरिका के भौतिक विज्ञानी और प्रसिद्ध लेखक हैं। क्या है कि प्रसिद्ध लेखक है। और ये पुरस्कार है, जो टेम्पल्टन पुरस्कार है, ये भी पूछा जा सकता है कि टेम्पल्टन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है या किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो विज्ञान के कार्य करते हैं या अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप इसको बोल सकते हो किससे, फिजिक्स, जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, कि ये फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं कि थॉमस कप 2022 किसने जीता।
तो स्पोर्ट्स जो करंट अफेयर है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चंस एक अलग अलग टाइप से लेके आया हूं और हर दिन आपको अच्छी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में जब भी हमारी ये क्लास आती है 6 बजे फिक्स है, 6 AM फिक्स है। जो नए स्टूडेंट है उनको बताना चाहूंगा, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू इसको देखना है। इससे आपकी करंट अफेयर भी होगी, इससे आपका मैथ भी बूस्ट होगा, इससे आपकी इंग्लिश भी बूस्ट होगी और स्टैटिक जीके भी आपके लिए यहां पर बहुत जल्दी ऐड होने वाली है। धीरे धीरे इस क्लास को हम बढ़ाएंगे, आप सभी का जैसे जैसे प्यार देते रहोगे इसकी लेंथ हम बढ़ाते रहेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करते रहेंगे। आगे देखिए क्या है कि थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, थॉमस कप 2022 किसने जीता है, भारत ने जीता है। तो 73 साल में पहली बार इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। तो भारतीय पुरुषों ने पहली बार जीता है, तो इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। 73 साल में पहली बार ये जीता है। ठीक है, 1 करोड़ की इनाम राशि दी गई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीता गया है, तो आप सभी जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए खेल जो हमारा मंत्रालय है उसके द्वारा क्या दिया गया है, 1 करोड़ की राशि दी गई है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि थॉमस कप है वो किस खेल से संबंधित है। आप सभी ने देखा होगा ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वो हो जाएगी आपकी फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, वो आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपने काफी बार देखे होंगे। तो ऐसा ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थॉमस कप है वो किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से ये खेल संबंधित है। और इसमें कितने सालों बाद जीता है, 73 सालों बाद जीता है। और कितने करोड़ की राशि उनको इनाम में दी गई है, तो 1 करोड़ की राशि उनको इनाम में दी गई है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रखा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, और मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो चेंज होते रहते हैं वो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मानिक साहा। ठीक है, मानिक साहा है वो यहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो जो पूर्वोत्तर राज्य है यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और कल वाले में भी मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन की थी। तो त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है मानिक साहा। और त्रिपुरा की राजधानी की बात की जाए तो अगरतला क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी। यहां पर राज्यपाल की बात की जाए, ठीक है, कि राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के, तो जो त्रिपुरा के राज्यपाल है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर 1-2 ऐसा ही है मोस्टली में। ठीक है, यहाँ का लेकिन लोक नृत्य यहाँ से काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, पहले त्रिपुरा से नहीं आता था, लेकिन अब अभी हाल ही में जो 2-3 सालों में एग्जाम हो रहे हैं उनमें यहां से नृत्य पूछा जाता है। तो इसलिए नृत्य भी आपको याद कर लेने हैं। लोक नृत्य की बात करें तो जो गरिया नृत्य हो गया, ये पिछली बार ही पूछा गया था। इसके बाद लोबांग बोमानी नृत्य हो गया या होजगिरी नृत्य हो गया, ये सारे कहां पर किए जाते हैं नृत्य, कि त्रिपुरा राज्य के नृत्य हो गए। ठीक है, तो आपको याद कर लेने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गरिया नृत्य, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार जी हैं वो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आगे देखिए क्या है कि किस बैंक ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रेड NXT। तो ये लॉन्च किया गया आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम बता चुके हैं। आगे देखिए क्या है कि किस देश और वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, तो पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस देश को 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन अथॉरिटीज, जो एशियन देश आते हैं उनकी अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है।
तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा भारत, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि हमारे भारत को चुना गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को अध्यक्ष चुना गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एसोसिएशन ऑफ एशियन अथॉरिटीज की बैठक कहां पर की गई जिसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया? तो एक क्या गया, फिलीपींस में इसकी की गई थी। जो बैठक है वो कहां पर की गई थी? फिलीपींस में। लेकिन हो सकता है फिलीपींस आपको ऑप्शन ना मिले, तो मनीला वहां पर एक शहर है जिसमें उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अपने मनाली है वहां पर मनीला है, बस इतना याद कर लो, मनीला। ठीक है, आगे चलते हैं और करंट अफेयर का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो आप सभी जानते हो कि एप्पल कंपनी बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, तो इसको पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी है जो सबसे मूल्यवान बन गई है? तो क्या हो जाएगा? अरामको कंपनी है, वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका अरामको कंपनी है वो किससे संबंधित है, जो अभी सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये हो जाएगी सऊदी पेट्रो कंपनी है। ठीक है, जो पेट्रोल डीजल तेल वगैरह की जो कंपनी होती है वो कंपनी है, तो सऊदी पेट्रो कंपनी है वो यहां पर बन गई है। और आप सभी जानते हो पेट्रोल की कीमत क्या है। ठीक है, तो अपने आप ही बन जानी थी। अब चलते हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन पे, अपने वोकअप पे, और आप सभी को बताया कि बड़े शानदार तरीके से हम इसको याद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहां पर, इधर से पढ़ते हैं क्योंकि पहले पेपर में यही आता है और आपको ये बताना होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम बोलते हैं ऑफ द सेम टाइम। ऑफ द सेम टाइम, सेम का मतलब होता है क्या होता है? समान, और टाइम का मतलब होता है समय, मतलब समान समय में होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है समकालीन। आपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि वो उसके समकालीन कवि थे। ठीक है, यानी उसके समय के कवि थे, तो इसी को बोला जाता है ऑफ द सेम टाइम, यानी उसी समय, तो उसको बोल देते हैं समकालीन। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है कॉन्टेम्पररी। ठीक है, कॉन्टेम्पोरेरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद कर लेना है। आगे देखिए क्या है कि द प्लेस फॉर कॉप्स टू बी बर्न्ड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर, इसका मतलब होता है लाश, किसी का मृत शरीर, उसको जलाया जाता है। बर्न्ड का मतलब क्या होता है? जलाना। बर्न का मतलब जलाना होता है ना, ये उसकी फॉर्म है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जलाना। तो एक ऐसा स्थान जहां पर लाशों को जलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो लाशों को हम हिंदू धर्म में जलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? शमशान घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमशान घाट में लाशों को जलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? क्रिमटरी। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। CREMATORE। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता है एक सीमेंट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर सीमेंट का नाम आ रहा है ना, थोड़ा सा देखिए सीमेंट जैसा साउंड कर रहा है, तो समझ जाना वहां पर सीमेंट का काम हो रहा होगा। तो जहां पर वो बनाई जाती है, जो कब्र बनाई जाती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, और कब्र किस लिए बनाते हैं, किस धर्म में बनाते हैं, आप सभी जानते हो, तो वहां पर उसकी बात की गई है। याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप रिलेट करके कर सकते हो। आगे देखिए क्या है कि एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मोमेंट्स आर प्रोहिबिटेड। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा ऑर्डर जिसमें दिया गया है सर्टेन एक्टिविटीज, यानी फिक्स एक्टिविटीज होंगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो सकती। एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जैसे कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं पे आंदोलन हो रहा है, कहां पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो जिसको रोकने के लिए, मोमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन होता है, सिंपली भाषा में बोला जाए प्रोहिबिटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये किसमें? एंटो और सिनो में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। इसका मतलब होता है लगाम लगाना या रोक देना। ठीक है, या जिसको बोला जाता है रुकावट। ठीक है, यानी उस चीज को रोक दिया गया, उस चीज पे रुकावट डाल दी गई। बहुत बार होता है ना, बहुत आपने देखा होगा कोरोना वायरस के समय भी हुआ था कि बहुत सारी एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया था, उनको रोक दिया गया था, तो वही चीज है। तो उसको क्या बोलते हैं हम सिंपली बोला जाता है ना, क्या लग गया है? कर्फ्यू लग गया है।
अरे इस चीज को तो हमने कोरोना वायरस में बहुत ज्यादा बार देखा है, बहुत ज्यादा बार सुना है न्यूज में, तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाना चाहिए। एन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ठीक है, ये आदेश के लिए यूज हुआ है। एक ऑर्डर होता है जो क्रम के लिए यूज होता है, जो मैंने आपको कल बताया था, तो वही है। एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज यानी फिक्स एक्टिविटीज होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है, मोमेंट आर प्रोहिबिटेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो आंदोलन वगैरह है या जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है उसको रोक दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? कर्फ्यू। तो इसको कर्फ्यू ही बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको कर्फ्यू ही बोला जाता है। आगे देखिए क्या है कि ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, यानी कि एक ऐसी भाषा जो अब नहीं बोली जाती, ठीक है। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं बोली जाती, आगे के समय में नहीं बोली जा रही। स्पोकन का मतलब बोलना ही होता है, आप सभी जानते हो। लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है, तो एक ऐसी भाषा जो अब नहीं बोली जाती या आगे नहीं बोली जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है मर्त, बेकार या बेजान, यानी या मर्त होगी या बेकार होगी या बेजान होगी या जिसको लोग भूल चुके हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? इसका डेड हो जाएगा। डेड का मतलब मर्त हो गई है, ठीक है। इसका एक मीनिंग और होता है, वो मैं आपको एंटोसिनों, इससे रिलेटेड 2-3 मीनिंग होते हैं, इससे रिलेटेड है 2-3 मीनिंग होते हैं, वो एंटोसिनों में मैं आपको करवा दूंगा। आगे देखिए क्या है कि ए गवर्नमेंट बाई द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये किसने बोला था? अब्राहम लिंकन जी ने बोला था शायद, मुझे जितना भी याद है, कि ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही है, ठीक है। यानी कि बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब सब कुछ लोगों के लिए है, जिसको क्या बोलते हैं? हमारे देश में भी तो वही है, जिसको बोला जाता है लोकतंत्र, और जिसको क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसी। आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, लेकिन अब आपके पेपर में काम आने वाला है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, और जो हमारा देश है वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब है कि लोगों को अपने जो अधिकारी होते हैं, या आप बोल सकते हो कि जैसे हम एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, तो चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है, उसको लोकतंत्र बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे हैं ना जहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो बस वही है। द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, मतलब द मेडिकल स्टडी, मतलब समझ गए ना मेडिकल स्टडी क्या होती है? कि एक ऐसी पढ़ाई जो मेडिकल की पढ़ाई है, लेकिन किसके लिए है? ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, यानी स्किन का मतलब क्या होता है? आपकी त्वचा और उसकी बीमारियों के लिए। यानी कि एक ऐसी पढ़ाई, मेडिकल की एक ऐसी पढ़ाई जिसमें पढ़ाया जाता है किसके लिए? त्वचा के लिए, और उससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं त्वचा विज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? त्वचा विज्ञान बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? डर्मेटोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी। और इसको याद करने की अभी ट्रिक बताता हूं, क्योंकि अगर ट्रिक नहीं बताई तो हमारी मॉर्निंग वाली क्लास का क्या फायदा। डर्मेटोलॉजी आपने सुना होगा ना, एक नवरत्न पाउडर का ऐड आता है शायद कि डर्मी, ठंडा ठंडा डर्मी कूल का, ठीक है। तो डर्मी, तो वो याद कर लो अपने, डर्मी गर्मी, डर्मी गर्मी, गर्मी में पाउडर डलता है तो पाउडर स्किन पे डालते हैं, ठीक है। तो याद कर लो, डर्मी गर्मी, ठंडा ठंडा डर्मी कूल का, बात समझ गए? तो ये हो जाएगा डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान। आगे देखिए क्या है कि स्किलफुल एंड हैंडलिंग थिंग्स, ठीक है, स्किलफुल एंड हैंडलिंग थिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को, ठीक है, हैंडल करने में निपुण है। स्किलफुल ये आपके पेपर में आएगा, और स्किलफुल का मतलब होता है निपुण। क्या होता है? निपुण। या जैसे इसका एंटोसिनो में आएगा तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? निपुण होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को हैंडल करने में अच्छा होता है, तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब कुशल है। कुशल का मतलब नहीं समझे तो उसका मतलब होता है योग्य है,
ठीक है, इंग्लिश अपने काम, जो हिंदी अपने काम की नहीं है, बस ये इसलिए लिखी गई है ताकि आप समझ जाओ मीनिंग। तो क्या हो जाएगा, कुशल का मतलब योग्य है, या तो कुशल है या योग्य है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेक्स्टोरियस। ठीक है, डेक्स्टेरियस जिसको बोला जाता है, DEXTEROUS, तो क्या हो जाएगा, डेक्स्टोरियस। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो निपुण है किसी भी काम को करने में, हैंडल करने में, यानी कि हैंडल का मतलब होता है उसको संभालने में, सिंपली भाषा में। द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पीपल। ठीक है, क्या है कि द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विद द पीपल। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली बताता हूं। क्या क्या चीज आपको, देखिए जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती ना, उनको छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए ध्यान से पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्किल, आप सभी को पता चल गया स्किल क्या होता है, यानी कि जो किसी काम में निपुण होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्किल। स्किल का मतलब किसी कोई काम उसको आता है वो। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिशियन आप समझ गए, राजनेता, कंट्री देश, पॉलिसी नीति, स्किल आपको पता ही है। तो एक जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, जो बनाने में, नीतियां बनाने में निपुण होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है कूटनीति। ठीक है, स्किल की बात की जा रही है, वहां पर लोगों की बात नहीं की जा रही, स्किल की बात की जा रही है। मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर जिसके बारे में बात की जाती है तो वो अलग हो जाता है, जिस चीज की बात की जाती है वो अलग हो जाती है। तो यहां पर स्किल की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कूटनीति हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कूटनीति। और जिसको क्या बोला जाता है, डिप्लोमेसी। याद कर लेना, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी जिसको क्या बोलते हैं, कूटनीति। और आप जानते हो कि आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी कूटनीति बनती है। ठीक है, अपने आप को सभी चाणक्य समझते हैं, तो वही चीज है। आगे देखिए कि क्या है कि ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ्स एंड क्लोथिंग्स। ठीक है, ए शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ्स एंड क्लोथिंग्स, यानी कि एक ऐसा दुकानदार जो कपड़े बेचता है और कपड़ों से बनी हुई चीजें बेचता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं जुलाहा। क्या बोला जाता है, जुलाहा बोला जाता है। आपने बचपन में बहुत देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, तो जुलाहा होता है जो कपड़ों को काटता है। ठीक है, जो कपड़े बनाता है, जो धागे से कपड़ा बनाता है ना, उसको जुलाहा बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ड्रेपर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, ड्रेपर, DRAPER। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जुलाहा हो जाएगा। आगे है कि द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस। तो इसका मतलब क्या है कि द रिजल्ट ऑफ द मैच, ये तो समझ गए कि मैच का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन वेयर मतलब जहां पर कि नाइदर पार्टी विंस, यहां पर कोई भी नहीं जीता। पार्टी का मतलब होता है जो दो होता है ना, जो दो ग्रुप होता है, उनमें से कोई नहीं जीता, तो उसको क्या बोलते हैं। क्रिकेट देखते हो तो आप सभी को पता होगा कि अगर मैच हो रहा है कोई, ना ये पार्टी जीती ना ये पार्टी जीती, तो क्या हुआ, ड्रॉ हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉ। या हिंदी में जिसको अनिर्णित बोला जाता है, इसका मतलब होता है जिसका कोई भी निर्णय ना निकला हो, तो जिसको क्या बोल देते हैं हम, कि ड्रॉ हो गया। बोलते हैं ना बहुत बार कि मैच क्या हो गया है, ड्रॉ हो गया है। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या है, ए पर्सन, प्लांट और एनिमल हु विच इज बिलो द यूजुअल साइज। क्या है, या तो एक या तो एक पर्सन है, या तो एक व्यक्ति है, या एक प्लांट यानी एक पौधा है, या एक एनिमल है या पशु है, जो इज बिलो द यूजुअल साइज। यानी बिलो का मतलब होता है नीचे है, और यूजुअल साइज मतलब जो भी उस कैटेगरी की साइज होते हैं उनसे नीचा होता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझे ना कि हम एवरेज इंडियंस की एवरेज लड़कों की अगर बात की जाए, ठीक है, या लड़के और लड़के दोनों को मिलाकर हम बात कर लें, तो एवरेज साइज क्या है इंडियंस का, 5 से 6 फीट, 5 से 6 फीट है। लेकिन अगर कोई 3 फीट का होगा, अगर कोई 2 फीट का होगा, वो क्या हो जाएगा, वो जो एवरेज साइज है उससे छोटा हो जाएगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोना बोलते हैं। और उसको क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट। इसका मतलब होता है बोना, बोने का मतलब होता है छोटा। ठीक है, विकराल घबराल देखते थे बचपन में, वो तो हमारे समय की बात होगी, आपके समय में क्या था, बहुत सारे देखा होगा यार आपने, कोई मतलब छोटे लोग होते हैं ना, उनके बारे में बात की गई है, तो ये हो जाएगा ड्राफ्ट।
आगे देखिए क्या है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग्स टू वन फैमिली। ठीक है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। बात समझ रहे कि जो नेता हो गए या कोई राजा हो गया, ठीक है, तो वो क्या है कि बिलोंगिंग्स टू वन फैमिली, यानी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। सिंपली भाषा में नहीं समझे तो जैसे हम हैं, हम सभी क्या हैं, हमारी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसका क्या है, हम वंश हैं, वंश। तो जिसको क्या बोला जाता है, डायनेस्टी बोला जाता है, डायनेस्टी। और ये आपके हिस्ट्री में भी आता है ना कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ऐबक वंश का संस्थापक कौन था, और भी बहुत सारे वंश हैं, उनके संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो वंश का मतलब क्या हो जाएगा, डायनेस्टी बोला जाता है जिसको। ठीक है, डायनेस्टी इसका मतलब क्या होता है, वंश होता है। ठीक है, और नेपोटिज्म ये भी पूछा जाता है, यहां पर वंश से बात आई है क्योंकि एक फैमिली के लोग ही बन रहे होते हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है, नेपोटिज्म बोला जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके इंग्लिश के भी हमने यहां पर समाप्त कर लिए हैं। तो आज का टारगेट देखिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके बता देना कल जो क्लास आई उसमें क्या क्या चीजों को और ऐड किया जाए, ये आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। तो कल वाला जो हमारा टारगेट था उसी से सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि 5 का क्यूब क्या होगा, क्योंकि हमारा टारगेट था कल क्यूब वाला। एक आपको बताना है कि 11 का क्यूब क्या होगा, और एक आपको बताना है 17 का क्यूब क्या होगा। तो अगर इनका आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने टारगेट को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज का टारगेट की अगर हम बात करें, ठीक है, आज के टारगेट की अगर बात करें तो 20 वन वर्ड आपको याद करने हैं। ठीक है, आपको क्या करने हैं, 20 वन वर्ड याद करने हैं। उसी के साथ साथ में 20 आपको इडियम एंड फ्रेजेज याद करने हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर हम मैथ की बात करें तो हमारे पहाड़े हो गए हैं, आपके स्क्वायर हो गया है, आपके क्यूब हो गया है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इन तीनों का आपको रिवीजन करना है। किस किस का, टेबल्स का जिसको आप पहाड़े बोलते हो, स्क्वायर का जिसको आप वर्ग बोलते हो, और क्यूब्स का जिसको आप क्या बोलते हो, घन बोलते हो। इन सभी का आपको रिवीजन करना है। और कल बहुत जल्दी मैं आपके लिए क्या करूंगा, स्क्वायर और क्यूब, जैसे अगर बड़े बड़े आ गए, क्योंकि 20 तक आपने याद कर लिए, 30 तक आपने याद कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा आ गया तब कैसे करेंगे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो आप सभी के सामने मैं लेके आ रहा हूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूं ये क्लास कंटिन्यू आ रही है तो आप सभी को पसंद भी आ रही होगी। तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, कौन सी नई चीज को हम इस क्लास में ऐड करें ताकि उससे आपको और भी फायदा मिले। और जो भी स्टूडेंट नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट अब उसको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।